नमस्कार सभी को। जैसे कि आप लोगों को पता है, ये कोर्स जो है क्लॉक टेक्निक के ऊपर डिपेंडेंट है और इस कोर्स को हम 10 दिन करेंगे और इस कोर्स में हम प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों को समझेंगे। ठीक है। मैं आपको साथ साथ टेक्निक्स बताता चलूँगा, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कई स्टूडेंट हैं जो नए हैं। कमलदीप जी नमस्कार। तो कई स्टूडेंट हैं जो जानकारी रखते हैं ज्योतिष की, लेकिन कई स्टूडेंट हैं जो जानकारी नहीं रखते हैं। तो मैंने कोर्स को उसी हिसाब से डिज़ाइन किया है। और इस कोर्स को करने के लिए सबसे पहले आप दिमाग में ये रखना कि राधे राधे जी, आदित्य शर्मा जी, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पहले कुछ भी आता है ना, उसको थोड़ी देर के लिए हम भूल जाएंगे। ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पहले की नॉलेज कई बार नई नॉलेज को एक्सेप्ट करने के लिए कन्फ्लिक्ट करती है। और आप लोगों का जो भी डाउट होगा वो डाउट मैं पूरा करूंगा। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, ये वैदिक एस्ट्रो.इन है, जहाँ पे हम मल्टीपल कोर्सेज कराते हैं, वैदिक ज्योतिष की, केपी एस्ट्रोलॉजी की, न्यूमरोलॉजी की, वास्तु की, और भी बहुत सारी विधाएं हैं जिन पे हम कोर्सेज कराते हैं। और जो भी कोर्स आप हमसे करते हैं उस कोर्स का आपके पास लाइफ टाइम एक्सेस रिकॉर्डिंग रहेगा, जो कि आप लोगों को academy.vedic.astro.in एक वेबसाइट होगा, उसके अंदर भी मिलेगा, प्लस टेलीग्राम पे भी एक्सेस मिलेगा। ठीक है। तो इन दोनों जगह पे आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेंगे। आप लोगों के जो भी क्वेरीज होंगी, हम ईच सेशन में उन क्वेरीज को क्लियर करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। जो भी सेशन रहेगा, पहले 1 घंटा हमारा कंटेंट होगा एंड देन 30 मिनट्स हमारा Q&A होगा। किसी वजह से अगर किसी का Q&A रह जाएगा तो हम नेक्स्ट सेशन में उनका सवाल सबसे पहले ले लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। कोर्स को समझने के लिए आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि हम इसको बहुत ही आसान तरीके से अप्रोच करेंगे और डिटेल में ये कोर्स रहेगा। 10 दिन हमारे लिए काफ़ी इनफ समय है इस कोर्स को समझने के लिए। इसमें कई फंडामेंटल्स वैदिक के यूज़ करेंगे। हो सकता है कई फंडामेंटल्स आपको नए लगे, लेकिन जो भी चीज़ें हम शेयर करेंगे उस पर आप लोगों को साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको या तो आप भूल जाएंगे, या तो आपको पता नहीं होगा कि कैसे इसको अप्लाई करना है। ठीक है। तो सेशन को शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। ओके। ओके। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, दिस इज अ सीकेपी वर्कशॉप और इस वर्कशॉप में हम कई सारी चीज़ें कवर करेंगे। चलिए इस पे मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं आशा करता हूँ कल मैंने एक छोटा सा वीडियो किया था, उस वीडियो को आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया होगा। और ये जो पूरा सिस्टम है मैं डेडिकेट करता हूँ अपने गुरु को, CB नालोनी जी, जिनसे मैंने ये चीज़ें सीखी हैं। और उसके बाद मैंने इसके अंदर और डिटेल में इवॉल्व किया चीज़ों को ऐड ऑन किया है। ठीक है। और इसका एज सच कोई नाम नहीं था, तो इसलिए मैंने कल सर को फ़ोन किया और सर से पूछा, सर इसका कोई नाम है तो आप बताइए। तो इन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी नाम नहीं है जिससे हम इसको संबोधित कर सकें, और कई लोग इसको अलग अलग नाम से बोलते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, सब अलग अलग नाम देते हैं तो हम भी कहीं ना एक नाम दे दे, जिससे लोग हमें भी जान लें, कुछ नया हमने इस ज्योतिष की दुनिया में देने की कोशिश करी है। ठीक है। तो इस पे मैंने अपना काफी रिसर्च एड ऑन किया है। जैसे मैं इस पे क्विकली जाऊंगा और कोर टॉपिक पे आ जाऊंगा। तो इस पद्धति को हम कहेंगे क्लॉक कृष्णा पद्धति। ठीक है। द होल एसेंस ऑफ दिस सिस्टम इज क्लॉक। ठीक है। और मेरी माता का नाम कृष्णा है, इसलिए मैंने यहाँ पे कृष्ण दिया। एंड पद्धति इज ऑल्सो सिस्टम विच इज ऑल्सो नोन, सो नाउ इट इज नोन एज CKP। ठीक है। सो रूल विल बी यूज्ड ऑफ वैदिक ज्योतिष एंड नक्षत्र। क्यों मैं नक्षत्र कह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं चीजें बताऊंगा कि कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको ये पता नहीं होगा कि घड़ी से नक्षत्र देखना कैसे है ना। तो वहां पे कई बार सेटबैक्स हो सकता है, लेकिन मैं आपको टेक्निक बताऊंगा नक्षत्र कहाँ यूज करना है और उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। ठीक है। जैसे कि मैंने कल के सेशन में आप लोगों को बताया था, आपको लोगों को दिन में 2 मिनट लगाना होगा सुबह का वक्त। वो पूरा दिन का आधार सेट करेगा आपके प्रिडिक्शन लेवल को। वो मैं बताऊंगा कैसे आपको वो चीज करना है। ये मेथड जो है नेचुरली वैदिक ज्योतिष सिस्टम को यूज करता है और हम इसमें पावर ऑफ नक्षत्र यूज करेंगे। एंड विद द हेल्प ऑफ नक्षत्र हम रेमिडियल एस्पेक्ट को भी देखेंगे। ये सिस्टम जो है, इट इज बेसिकली सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट सिस्टम।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर सकते हैं, आप ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दिस इज अ सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट सिस्टम। इंस्टेंटली आपको कोई भी आंसर करना है तो ऐसे केस में अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो भी इस सिस्टम को यूज करके आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं, और वो भी एकदम एक्यूरेट। ठीक है, लेकिन अगर किसी वक्त आपको लगता है कि आपको कोई प्रिडिक्शन करना है जो कि थोड़ा और डिटेल में जाना है, तो वहां पे इसी कुंडली को जो हम बनाना सीखेंगे उसको हम कहाँ अप्लाई कर देंगे, सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो सॉफ्टवेयर में भी हम इस पर काम कर सकते हैं, बट द मेजर अट्रैक्शन इज विदाउट सॉफ्टवेयर हम किसी भी तरह की सवाल का आंसर कर सकते हैं। वो सारे टेक्निक्स मैं सिखाऊंगा। CKP system is also developed and researched properly so that astrologer can give प्रॉपर रेमेडीज, क्योंकि रेमेडीज एक ऐसा सोल्यूशन है जो ऑब्वियसली आपका क्लाइंट ढूंढ रहा होता है, और इसी सिस्टम के थ्रू हम आपको पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि हम तरीके से आपको रेमेडीज भी बताने की कोशिश करेंगे कि अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसकी ये रेमेडीज करनी है, और ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कैसे करना है अगर प्रॉब्लम है, या अगर सोल्यूशन हो गया है तो कैसे उसको करेंगे। नाउ इसमें एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ऑफ वन ऑफ द सिस्टम विच आई एम गोइंग टू शेयर, विच इज कर्मा करेक्शन टेक्निक। इस कर्मा करेक्शन टेक्निक के ऊपर मैं अभी एक स्पीच भी देने वाला हूं जो कि अहमदाबाद में होने वाला है 21 तारीख को। तो अगर कोई अहमदाबाद या नियर बाई वहां पे है तो दे कैन रियली विजिट दैट पर्टिकुलर सेशन। वो लाइव इवेंट रहेगा अहमदाबाद में, और फिजिकल इवेंट रहेगा वो। तो वहां पे भी हम ये कर्मा करेक्शन टेक्निक के ऊपर बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल आपका सेशन भी यहाँ पे कनेक्टेड होगा उसके साथ। ओके तो ये कोर्स जो है आप लोगों को पता है थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 7:30 PM होगा। आज से शुरू हो रहा है, 10 दिन का कोर्स है। ठीक है, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर साइनिंग अप टू दिस पर्टिकुलर कोर्स, और आशा करूंगा कि मैं इसमें बेस्ट से बेस्ट आप लोगों को दे सकूं जिससे आप बढ़िया से बढ़िया प्रिडिक्शन कर पाएंगे। सबसे पहला इसमें जो हम बात करेंगे दैट इज अंडरस्टैंडिंग द भावा, क्योंकि विदाउट अंडरस्टैंडिंग द भावा वी विल अनेबल टू डू एनी सॉर्ट ऑफ प्रिडिक्शंस। नाउ व्हाट इज भावा? कुंडली में हमारे पास हाउसेस होते हैं जिनको हम भावा के रूप से जानते हैं। ठीक है, नाउ ईच एंड एवरी हाउस और ईच एंड एवरी भावा इज गोइंग टू हैव अ स्पेशल एक्सप्रेशंस। नाउ भाव मतलब क्या है? जैसे हम किसी के चेहरे को देखते हैं, कोई गुस्सा है, कोई शांत है, कोई खुश है, कोई दुखी है, तो ये सारी चीजें हम किसी के चेहरे को देखकर समझ सकते हैं क्योंकि हम भाव से समझते हैं। वैसे ही कुंडली में हर भाव कुछ ना कुछ कहता है और उसको डिटेल में वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, तो उसी भाव के अंडरस्टैंडिंग को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम 12 के 12 भाव समझेंगे, क्योंकि हमारे पास 12 भाव होते हैं, और बहुत ही शॉर्ट में मैं जाऊंगा और यहाँ पे मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे आपको इसको कैसे यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हेल्थ जो है पहले भाव से देखा जाता है। कोई इंसान कैसा दिखता है, अपीयरेंस जो है वो भी हम पहले भाव से देखेंगे। ठीक है, एटीट्यूड इंसान का कैसा होगा, बिहेवियर कैसा होगा, वो भी हम पहले भाव से देखेंगे। अगर किसी इंसान का जनरल हेल्थ देखना होगा वो भी हम पहले भाव से देखेंगे। ठीक है, पहला भाव का बहुत 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 बड़ा इंपॉर्टेंस होगा जो भी आपका प्रश्न होगा, है ना। इसको मैं प्रैक्टिकल वे में बताऊंगा आपको कैसे। अगर कोई जातक पूछता है मेरा ये काम होगा ये नहीं होगा, तो उसके लिए जो फर्स्ट हाउस है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए फर्स्ट हाउस की कैपेबिलिटीज को हम देखने की और समझने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड इस सीकेपी जो मेथड है इसके अंदर अगर मैं कहूं कि अगर आपका पहले घर का स्वामी सही तरह स्थित नहीं है तो आपका सवाल और उसका आंसर भी कहीं ना कहीं डगमगाएगा। ठीक है, उसका आंसर भी कहीं ना कहीं डगमगा जाएगा। डगमगा जाएगा मतलब वो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है या कुछ नेगेटिव भी हो सकता है। अब बात करते हैं हाउस नंबर 2 या भाव नंबर 2। दूसरा भाव पैसों का होता है, वेल्थ का होता है। आपके पास जितना भी पैसा है वो दूसरे भाव से देखा जाता है। बैंक बैलेंस जो होता है वो दूसरे भाव से देखा जाता है। स्पीच जो है वो दूसरे भाव से देखा जाता है। और जो भी खाना हम खाते हैं वो भी हम दूसरे घर से देखते हैं। ठीक है, और जो चीज हम पसंद करते हैं खाने के लिए, ना पसंद करते हैं, वो सारी चीजें दूसरे भाव से ही हम देखेंगे। लेकिन द स्पीच क्वालिटी, आवाज की क्या क्वालिटी रहेगी, कर्कश होगा, भारी होगा, ये सारी चीजें दूसरा घर बताएगा। ठीक है, दूसरा घर ये सब चीजों को बताता है, लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है पहले घर का सपोर्ट सिस्टम दूसरा घर होता है।
ऐसा क्यों है? पहला घर आप खुद हैं, लगन है, और लगन को चलाने के लिए खाना पीना करना पड़ता है ना। तो ऐसे ही जब बच्चा पैदा होता है द स्टार्टिंग टाइम पे, तो वहां पे उसे सबसे पहले माता का ब्रेस्ट फीड चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि वो जब तक सर्वाइव करना चाहता है। दैट इज द सेकेंड हाउस, फूड। ठीक है, सो फूड और द सेकेंड हाउस विच इज द सपोर्ट सिस्टम ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, तीसरे घर की बात करते हैं। तीसरा घर जो होता है, इट इज ऑनलाइन। कोई भी एक्शन आप कर रहे हैं, आज की डेट में हम पढ़ाई कर रहे हैं तो ये तीसरे घर है, क्योंकि हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। एनी एक्टिविटी विच वी आर डूइंग फ्रॉम द इंटरनेट, इट इज थर्ड हाउस। किसी भी तरह का टेली कम्युनिकेशन, किसी को आप फोन कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हैं, या किसी भी तरह से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी और से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वो तीसरा घर है। ठीक है, कई बार ऐसा हो सकता है, कई इंसान का बोलने की क्षमता बिल्कुल अच्छी है जी, लेकिन वो बोलता नहीं है, मतलब बहुत कम लोगों से बातें करता है। तो अगेन इट इज इम्पैक्टेड ऑन द थर्ड हाउस, है ना। मार्केटिंग इज वन ऑफ द थिंग विच इज कमिंग फ्रॉम द थर्ड हाउस, क्योंकि तीसरा घर सेल्स का है। अगर कोई भी चीज आप बेचना चाहते हैं, वो तीसरे घर से दिखा जाता है। हिम्मत जो है वो तीसरे घर से बताया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं, अगर किसी की भी कुंडली में पहले घर का स्वामी तीसरे घर में बैठेगा, या तीसरे घर का स्वामी पहले घर में बैठेगा, ऐसे केस में जातक बहुत ही हिम्मत वाला होगा। ठीक है, क्योंकि तीसरा घर हिम्मत का होता है। अगर मैं कहूं कि तीसरा घर आपके छोटे भाई बहन हैं, तो तीसरे घर से आप अपने छोटे भाई बहनों को देखेंगे। तीसरे घर के आप अपने नेबर्स को देखेंगे। तीसरे घर से आप अपने हॉबीज को देखते हैं। अब हॉबीज ये कौन सी वाली हॉबीज होती है? ये फिजिकल हॉबीज, जैसे लिखने का, खेलने का, खेलने कूदने वाला कोई भी काम है जहां पे फिजिकल एक्शंस हैं। कई लोग कहते हैं भाई जिम जो है वो फलाना घर है, फलाना घर है, लेकिन थर्ड हाउस जिम है, क्योंकि जिम के लिए चाहिए ताकत, और जिम हम करते हैं वर्जिश, जो कि मंगल का कारक है, और तीसरे घर में पावर जो है मंगल की होती है। इसलिए यहाँ पे जिम भी, अगर किसी का हॉबी है तो वो भी तीसरा घर है। अगर किसी का स्पोर्ट्स है, वहां पे भी एथलेटिज्म चाहिए, जिसके लिए आपको एनर्जी चाहिए, करेज चाहिए, तो ये सारी चीजें तीसरे घर से आता है। तो तीसरा घर कम्युनिकेशन है, तीसरा घर एजेंसी है, तीसरा घर कमीशन वर्क है। तीसरा घर अगर किसी का प्रबल होगा, तो ऐसा इंसान कमीशन वर्क करने वाला होगा। किसी भी तरह की कागजी कार्रवाई आप कर रहे हैं, तो वो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो तीसरा घर है। जैसे कि मार्कशीट हो गया अप्लाई करना, किसी को वीजा के लिए अप्लाई करना है, तो ये सारी चीजें तीसरे घर का है। किसी भी तरह का डॉक्यूमेंटेशन अगर आप देखना चाहते हैं, तो वो तीसरा घर है। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे घर की। जैसे हमारे में से कई लोग होंगे जो वास्तु करने की इच्छा रखते होंगे, है ना। तो ऐसे केस में उनका अगर चौथा घर प्रबल होगा, तो ऐसे केस में वो वास्तु कर पाएंगे, क्योंकि वास्तु का जो घर है वो चौथा घर है। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, एजुकेशन चौथा घर है, और वैदिक ज्योतिष में कई बार इस पे बातचीत होती है, भाई चौथा घर एजुकेशन है या पांचवा घर एजुकेशन है। इस पे भी मैं बात करूंगा। 4 और 5 दोनों ही एजुकेशन से कनेक्टेड है, कैसे हैं वो मैं बताऊंगा। किसी भी स्कूल या संस्था में जाके पढ़ाई करना, वो चौथा घर है। किसी भी ऑनलाइन संस्था में जाके पढ़ाई करना, वो तीसरा घर है। ठीक है, प्रॉपर्टी जो है वो चौथा घर है। व्हीकल्स जो है वो चौथा घर है। आपका घर, आप जिस घर में रहते हैं, और घर की फैमिली, वो चौथा घर है। ठीक है, आपकी माता चौथा घर है। घर के अंदर का वातावरण, डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर, ये भी चौथे घर से देखा जाता है। आपकी लैंड प्रॉपर्टी, आपकी कोई ऐसा फ्लैट, बंगलो, कोई भी चीज आप लेते हैं, वो सारी चीजें चौथे घर से हम देखते हैं। अगर मैं मन की शांति कहूं, मन की शांति हृदय से होती है। चौथा घर हृदय का स्थान है, इसलिए पीस ऑफ माइंड, किसी भी तरह की घटना के लिए शांति, मन की शांति चौथे घर से देखा जाता है। कंफर्ट्स चौथे घर से देखा जाता है। लग्जरी चौथे घर से देखा जाता है। अगर आप कहते हो भाई ये बढ़िया सा मेरे को चाहिए, तो सबसे पहले जो बढ़िया से बढ़िया चीज होती है हम घर पे लेके आते हैं, और दिन भर उसको देखते रहते हैं और खुश होते हैं, देखो मैंने ये चीज ली है। तो इसका मतलब क्या है? द लग्जरी एंड कंफर्ट, इट इज गोइंग टू बी इन योर हाउस ओनली, है ना। तो चौथा घर इन सब चीजों को डिनोट करता है। अगर मैं पांचवें घर की बात करूं, तो पांचवें घर इंटेलिजेंस है, बुद्धिमत्ता है, जो कि एजुकेशन को अच्छे और टेढ़े दोनों रास्ते ले जाने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो पांचवा घर बुद्धिमत्ता है। कभी भी एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं,
बुद्धिमता इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड एंड एब्जॉर्ब द एजुकेशन। इसलिए पांचवा घर का अच्छा होना एजुकेशन के लिए जरूरी है, लेकिन एजुकेशन चौथा घर है और उसका इवॉल्व होना, उसका एक्सेसिव वे में अच्छा हो जाना, वो पांचवा घर है। कैसे? क्योंकि वो चौथे से दूसरा है। इसका मतलब जो एजुकेशन है उसको पांचवा घर हमेशा सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो गुड एंड बैड एजुकेशन का जो भी स्थिति होगी वो पांचवें घर से हम देखेंगे। किसी को शिक्षा देना भी पांचवा घर है, क्योंकि किसी तरह का एजुकेशन प्रोवाइड करना, कंसल्टेंसी देना, ये सारी चीजें पांचवें घर से देखा जाता है। गिविंग अ एडवाइस इज ऑल्सो फ्रॉम द फिफ्थ हाउस। किसी भी तरह का सोल्यूशन निकालना वो भी पांचवा घर है। ठीक है, पांचवा घर खुशी भी है, क्योंकि आप जब कोई भी इवेंट करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, पांचवा घर सेलिब्रेशन को दिखाया गया है। और जो रोमांस है उससे जो खुशी मिलती है वो भी पांचवा घर है। तो कई लोग ये कह सकते हैं कि पांचवा घर रोमांस क्यों है? क्योंकि आप देखें, कालपुरुष की कुंडली में पांचवें घर जो स्थित होता है वहां पे पांचवी राशि फॉल होती है, जो कि सूर्य का है। और सूर्य जो है हृदय है। आप जिस भी इंसान से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उसको देखकर आपका हृदय का स्पंदन बढ़ता है। और सूर्य को हम आत्मा से भी जानते हैं। तो आत्मा जब अच्छा होता है, आत्मा की खुशी कहाँ होती है? जब वो परमात्मा से मिलता है। तो इसलिए वो खुशी का जो अनुभूति है उसे हम रोमांस कहते हैं। क्रिएटिविटी जो है वो अगेन कमिंग फ्रॉम द फिफ्थ हाउस, क्योंकि सूर्य ऐसे ग्रह है जो क्रिएशन को शो करता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो टैलेंट का शब्द है, क्रिएटिविटी है, तो ये सारी चीजें पांचवें घर से आती है। अगर कोई जातक क्रिएशन करने वाला होगा, क्रिएटिविटी होगा, तो कैसे वो क्रिएटिविटी बनेगा? तो ऐसा इंसान पांचवें घर से देखा जाएगा। आर्टिस्टिक एबिलिटी किसी भी तरह की हो, गाने की हो, लिखने की हो, है ना, किसी भी काम करने की हो, एक्टिंग की हो, ये सारी चीजें पांचवें घर से देखेंगे। पांचवें घर से कई बार स्पोर्ट्स भी देखा जाता है, क्योंकि वो एंटरटेनमेंट का है, खेल कूद का है। अब यहाँ पे एक फंडामेंटल मैं बताता हूँ, किसी भी घर का तीसरा घर उस घर के फलों को स्ट्रॉन्ग कर देता है। जैसे कि तीसरे से तीसरा पांचवा है, तीसरे से तीसरा पांचवा है, तो ऐसे केस में तीसरा अगर हाथों का खेल है, तो पांचवा जो है उस खेल के पॉजिटिविटी आउटपुट है ना। तो इसलिए कई बार कई लोग पांचवें घर को भी खेल कूद बोल देते हैं और तीसरे घर को भी खेल कूद बोल देते हैं। अल्टीमेटली ग्रह जो है और हाउस जो है वो एक दूसरे के साथ चलता है। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर इवेंट को लेकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फिफ्थ हाउस इज चिल्ड्रन। आपके बच्चे जो हैं वो पांचवें घर से देखे जाते हैं, और आपके पास लाइफ सीन फ्रॉम द फिफ्थ हाउस। क्योंकि अगर आपके जीवन में कोई भी चीज गलत हो रही है, अच्छा हो रहा है, ये सारी चीजें पांचवें घर से आता है। कई लोग कहते हैं पांचवा घर अच्छा नहीं होता है, पांचवा घर बुरा भी देता है, लेकिन हर घर का एक अच्छा और बुरा दोनों रूप होते हैं, चाहे वो कोई भी घर हो, चाहे वो पहला घर क्यों ना हो, है ना। जैसे कि पहला घर इंसान को अपनी फैमिली से अलग कर देता है और बैचलर बना देता है ना, उस केस में पहला घर खराब है। पहला घर कई बार नौकरी में अपनी ही चलाने की मन की भावना पैदा कर देता है, जिससे नौकरी में दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए हर घर का अच्छा और बुरा दोनों फल होते हैं। तो पांचवा घर हमेशा अच्छा भी नहीं है, हमेशा बुरा भी नहीं है, लेकिन ज्यादातर तय पे ये अच्छे हैं। अच्छे क्यों हैं? क्योंकि वैदिक ज्योतिष में त्रिकोण को लक्ष्मी स्थान बोला गया है। अब त्रिकोण कैसे होता है, जब मैं कुंडली दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा। अभी फिलहाल आप ये नोट कर लो, पहला घर, पांचवा घर और नौवा घर त्रिकोण होता है। तो उनको लक्ष्मी स्थान बोला जाता है, और माता लक्ष्मी हमेशा समृद्धि, सुख और सब कुछ देता है। तो सुख जो है, सुख की अनुभूति पांचवें घर से भी होती है। जब कोई बच्चा पैदा होता है, हम मनी बन बहुत खुश होते हैं, है ना। ऐसी खुशी जो कि शायद कोई और ना दे सके। तो ये सारी चीजें पांचवें घर से होती है। तो जो भी हम काम करते हैं पिछले जन्म में या उस जन्म से भी पहले, उन सब का जो कर्म फल है वो पांचवें घर से आता है। तो पांचवा घर ये कार्मिक फलों को डिनोट करता है। अब बात करते हैं छठे घर का। इसके अंदर जो मैं कंसेप्ट सिखाऊंगा, उस कंसेप्ट को आपको सिर्फ इसी टेक्निक पे यूज करना है। ठीक है, उसका भी ध्यान रखना है आपको। छठा घर रोग है, लेकिन पांचवें घर की अगर हम बात करें, वो रोग से बाहर आना है। ठीक है, उसको ध्यान रखना आप। रिकवरी फ्रॉम एनी हेल्थ इश्यूज इज फिफ्थ हाउस। छठा घर रोग है। अगर रोग
बढ़ रहा है या रोग में कोई समस्या आ रही है, बढ़ रही है, चीजें कंट्रोल के बाहर हो रहा है, तो इसका मतलब छठा घर कहीं ना कहीं इंपैक्टेड है। छठा घर शत्रुओं का भी है, छठा घर लिटिगेशन का है, छठा घर लोन का है, छठा घर लॉयर्स का है, कोर्ट कचहरी के चक्कर का है, ठीक है, डेली रूटीन का है। अभी जैसे मैं जब लाइव सेशन दे रहा था, आप लोगों को याद होगा, मैंने जिनसे हमारी मीटिंग चल रही थी उसका मैंने बताया था कि आपका कोर्ट केस होगा, तो उनके छठे घर में शनि बैठा था, है ना। अगर मैं सीकेबी सिस्टम को यूज करूं तो उस सिस्टम में उनके छठे घर में शनि बैठा था। तो छठा घर कोर्ट कचहरी का, और शनि कोर्ट कचहरी का कारक ग्रह है। तो इसका मतलब क्या है, जब भी कोई ग्रह किसी चीज का कारक होगा, वो उस जगह पे पुश कर देगा चीजों को होने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं डेली रूटीन वर्क। जो आप डेली काम करते हैं वो छठे घर से डिनोट करता है। अगर इंसान अपने आप को बिजी रखता है तो ये बहुत अच्छा हो रहता है। जो इंसान बिजी होगा उसको मैं सूत्र बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, एक अभी नोट कर लो, पहले घर का स्वामी अगर छठे घर से संबंध बनाए या छठे घर में ही बैठा हो, ऐसे केस में अगर जब तक वर्कोहॉलिक होगा, मेहनती होगा, तो उसके हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे। जिस दिन वो आराम करने की सोचेगा, उस दिन सारे रोग उसे पकड़ने लग जाएंगे। और ये फैक्ट है, इसको लगा के देख लेना किसी भी कुंडली पे। नाउ द सिक्स्थ हाउस इज ऑल्सो नोन एज द हाउस ऑफ सर्विस। किसी भी तरह की सर्विस देना किसी को, चाहे वो सेवा भाव से हो, वो भी छठे घर से ही देखेंगे, ठीक है। सेवा ऐसा जिसके रिटर्न में आप कुछ नहीं मांग रहे। सेवा का मतलब ही यही है जी। आज जैसे मेरे पेट में थोड़ा दर्द था, मैं दवाई लेने गया, तो उस दुकान का दवाई का नाम था जन सेवा मेडिकोस। मैंने कहा भाई ये बहुत अच्छा नाम रखा आपने। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी सर, हम सिर्फ और सिर्फ दवाइयों में सिर्फ 2% कमाते हैं, बाकी सारा डिस्काउंट देते हैं। तो ये जनसेवा ही हुई। मैंने बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आजकल दवाइयों के रेट इतने ज्यादा हैं। और मैं सडनली चला गया, ऐसे ही चला गया, मुझे पता नहीं था। और जब पेमेंट करने गए, आजकल यूपीआई में नाम आ जाता है, तो मैंने बोला बहुत अच्छा नाम है आपका, जन सेवा। तो सेवा मतलब क्या है कि आपको ये नहीं सोचना रिटर्न में क्या मिलेगा, है ना, उसका उसका बेटरमेंट आपको वहां से दिखता है। और जो नौकरी है, जिसे हम चाकरी भी कहते हैं, वो छठे घर से हम देखते हैं, ठीक है। अगर मैं सातवें घर की बात करूं, तो सातवां घर जो है मैरिज का घर है, विवाह का घर है, और किसी भी तरह के रिलेशनशिप का घर है, किसी भी तरह का फिजिकल इंटरेक्शन का घर है, ठीक है। सातवें घर को आपको ये भी डिनोट करना है, सातवां घर जो है इंडिपेंडेंट बिजनेस का है, ठीक है। किसी भी तरह का अगर आप इंडिपेंडेंट बिजनेस करते हैं तो वो सातवां घर है। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं, वो भी सातवां घर है। सातवें घर को हम ओपन एनिमी भी समझते हैं। ओपन एनिमी कई बार अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अब अच्छा कैसे होता है, जैसे कि आपका कोई कंपटीटर, आपके पड़ोस में किसी ने कोई अच्छा काम किया, आप उससे कंपटीशन किया हेल्दी तरीके से, भाई इसने ये किया है तो मैं भी मेहनत करके यहां तक पहुंचूंगा। तो वो जो हेल्दी कंपटीशन है वो अपने ओपन एनिमी के साथ, वो हमेशा अच्छा रहता है, ठीक है। लेकिन हिंसा की भावना कभी भी अच्छा नहीं होती है। बट ओपन एनिमी हमेशा आपको कहीं ना कहीं कमजोर करने की सोचेगा, क्योंकि उसे आगे निकलना है आपसे, ठीक है। तो ऐसे केस में डेली आमदनी का, डेली सेल्स का जो घर है वो सातवां है, क्योंकि बिजनेस में हमें डेली सेल्स करना होता है जी। तो इसलिए बिजनेस का जो घर है वो सातवां है। कोई भी चीज डेली सेल करना या परचेज करना, ये दोनों ही चीजें हम सातवें घर से देख सकते हैं। पार्टनरशिप मैंने जैसे बताया, चाहे वो बिजनेस का हो या किसी और चीज का पार्टनरशिप हो, उसे हम सातवें घर से देखेंगे। सातवें घर से कुछ और चीजें भी देखते हैं। जब प्रश्न का पूरा ये गेम है, पूरी ये एस्ट्रोलॉजी सिस्टम है, तो ऐसे केस में जब भी आपसे कोई सवाल पूछे और सातवां घर वहां पे परमानेंट हो जाए, तो सातवां घर को हम चोर भी कह लेते हैं, ठीक है। तो चोर जो होता है वहां पे वो सातवें घर से देखा जाता है। और चोर की जो धन की थैली है वो आठवां घर होता है, ठीक है। इस चीज को अलग से आप नोट करके रखना, क्योंकि जब प्रश्न में इस तरह का सवाल आएगा तो वहां पे हम उसको यूज करेंगे। आठवें घर को लेके मिसकंसेप्शन है, उसको मैं थोड़ा ठीक करना चाहूंगा। आठवां घर हमेशा ही मुसीबत का घर है। आठवां घर लगन के लिए हमेशा प्रॉब्लम्स लेके आएगा, ऑब्स्टेकल लेके आएगा, सफरिंग लेके आएगा। जैसे कि आज किसी ने मेरे से कंसल्टेशन लिया, उनका राहु में चंद्र की दशा चल रही है, चंद्र आठवें घर में। तो इट इज वेरी क्लियर, मैंने दूसरे भी सब्जेक्ट्स में, दूसरे भी क्लासेस में, वैदिक ज्योतिष की जो क्लास हुई थी उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था, जहां तक आपके पास कंसल्टेशन ले ले आएगा कब, जब आठवें घर की दशा चलेगी, क्योंकि वही सफरिंग का है, वही प्रॉब्लम का, ठीक है। तो
नाउ द मोड ऑफ डेथ, इंसान का मृत्यु कैसे होगा, तो वो 8वें घर से देखा जाता है। कई जगह 8वें घर से आयु भी देखी जाती है और पहले घर से भी आयु देखी जाती है। ठीक है, दोनों ही घर को हम यूज करके आयु देख सकते हैं। टेक्निकल एक्टिविटीज की अगर मैं बात करूं, टेक्निकल कोई भी अगर एक्टिविटी देखा जाएगा वो 8वें घर से है। हिडन सब्जेक्ट्स जैसे तंत्रा, वो 8वां घर है। एस्ट्रोलॉजी को हम हिडन सब्जेक्ट्स में नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि आज के डेट में एस्ट्रोलॉजी हिडन नहीं है। आपको लगता है हिडन है? नहीं है। इट इज अ नॉलेज विच इज ट्रांसफर्ड बाय अ गुरु। तंत्रा इज हिडन। तंत्र नॉलेज इज नॉट फॉर एवरीबडी, है ना। अगर मैं कहूं कोई चीज खराब है या कोई चीज अच्छा है या कोई चीज बहुत स्ट्रांग है, एवरीबडी कैन नॉट डाइजेस्ट स्ट्रांग थिंग्स, है ना। मैं ये नहीं कहना चाहता तंत्र इज बैड, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इट इज नॉट फिट फॉर एवरीबडी। उस तरह की एनर्जीज को हर इंसान डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। टैक्सेशन, अगर टैक्स की कहीं मार पड़ रही है आपको, कहीं ना कहीं सरकार से कोई लेटर वेटर आ गया है, तो ये 8वां घर है जी। किसी तरह का ऑडिट हो गया है, 8वां घर है। सर्जरी, 8वां घर है। इलनेस, मैंने जो बताया कि बीमारी छठा घर है। अब छठे से तीसरा, अभी मैंने जहां जहां आपको रूल लगाना है, ये तीसरे वाला वो ध्यान रखना आप। ये चीजें मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूं, आप लोगों को हो सकता है, लेकिन ये चीजें आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। आप लोग इसको दोबारा ढंग से देख लेना, नोट्स बना लेना, उससे क्लियर हो जाएगी चीजें। तो छठा घर बीमारी है तो उससे 3 काउंट करेंगे, 6, 7, 8। तो दैट मीन्स 8th हाउस इज मल्टीपल डिजीज। अगर छठा घर लोन है तो 8th हाउस मल्टीपल लोन है। अगर छठा घर लिटिगेशन है तो 8th हाउस मल्टीपल लिटिगेशन है। ओके, मतलब छठे घर के फलों को वो डबल कर दे रहा है। मोटा मोटा ये समझ लें, कौन डबल कर रहा है? 8वां घर। सो इलनेस एंड क्रोनिक इलनेस कैन ऑल्सो सीन फ्रॉम द 8th हाउस। 8th हाउस एक्सीडेंट्स को भी शो करता है। अगर आपको कोई चोट लगी है, किसी भी तरह का एक्सीडेंट, तो वो 8वें घर से देखेंगे। कोई ऐसा पैसा, अनएक्सपेक्टेड पैसा आया है। अनएक्सपेक्टेड पैसा इंश्योरेंस से आता है जी, लेकिन अनएक्सपेक्टेड पैसा कई बार किसी न किसी का नुकसान होके भी आता है। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, मनी, अगर कोई जायदाद आपको मिल रही है आपके माता पिता की तरफ से, तो वो भी हम 8वें घर से देखेंगे। दहेज कोई लेता है तो उसको हम 8वें घर से देखेंगे। हालांकि दहेज लेना सही बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई दहेज लेता है तो उसको हम 8वें घर से देखेंगे। मेडिकल इंश्योरेंस, वो भी हम 8वें घर से देखेंगे। अब एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, आप लोग मेरे को बताना कि दहेज एक ऐसी चीज है जो कि कई घरों को तोड़ देती है। मैं जस्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको आप उसी फेज पे समझना जो चीज मैं समझा रहा हूँ। कि आप लोगों ने देखा है ये चीज कि दहेज जो है घरों को तोड़ता है। हरीश कुमार जी, आज मैंने यही टैबलेट खरीदा जी, S7FE। आपको लगता है कि दहेज जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करता है? क्या लगता है आपको ऐसा? क्यों होता है ऐसा? कई घर टूट गए हैं दहेज की वजह से। पता है क्यों? बिकॉज इट इज कैरिंग द एनर्जी ऑफ 8। 8th हाउस एनर्जी, इट इज नॉट गुड। अब सोचे कि कई लोग बोलता भाई इंश्योरेंस का पैसा मिल गया। भाई गाड़ी जल गई जी, एक्सीडेंट में डैमेज हो गई, तब जाके मिला आपको। आपके प्रियजन कोई घर से, इस दुनिया से छोड़ के गए हैं, उसके बाद इंश्योरेंस का पैसा मिला आपको। तो फिजिकल डैमेज के बाद 8वें घर पैसा देता है। तो इसलिए आपको यह समझना जरूरी है कि कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया घर नहीं है, लेकिन कई जगह कई एस्ट्रोलॉजर्स इस पे बहुत 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 बढ़ाई करके बोलते हैं। और आप में से भी कई ऐसे होंगे जो 8वें घर में बहुत सारे ग्रह देख के मन ही मन खुश होते हैं कि भाई मैं तो अब ज्योतिष बन गया। कौन कौन ऐसे हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जी, क्योंकि 8वें घर के ग्रह आपको हमेशा समस्याएं देंगे जीवन में, है ना। उसी को कैसे फिक्स करेंगे वो चीजें मैं इस पे बताऊंगा आपको। लेकिन अब बस इतना समझो, 8वें घर के ग्रह जब मौका आएगा तभी आपको नुकसान देंगे।
ठीक है, उस चीज का ध्यान रखना है हमें। तो जब भी इनकी दशाएं आएंगी, ऑल्दो दशा हमारा सब्जेक्ट नहीं है, जब भी इनकी दशाएं आएंगी तो आपको हमेशा सावधानी बरतनी है। तो 8वां घर क्या है? इट इज प्रॉब्लम एंड ऑब्स्टेकल्स, ओवरऑल ये समस्याएं देता है।